Harmonic progression is a sequence whose reciprocal is अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इसका अपना जाती कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, nth टर्म का यानी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस आपको गिवन होती है उसे पहले हम एपी बनाते हैं, एपी में सॉल्व करके जो आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो फिर दोबारा एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है जी कि फाइंड करें 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो ये है जी 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज एपी। अब चूंकि 9th टर्म बहुत दूर नहीं है और 2 2 का डिफरेंस है, 3 + 5 2, 2 + 5 + 2 7, 7 के बाद क्या आएगा जी 9 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, बोलेंगे अगली टर्म क्या आएगी 15 आ जाएगी, फिर 17, फिर 19, फिर 21। 9 पूरी होगी कि नहीं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9th टर्म एपी में क्या है 19 है, तो एचपी में जाके ये क्या हो जाएगी 1/19 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। लेकिन अगर टर्म बहुत बड़ी हो जिसको हम डायरेक्टली ऐसे हैंडल ना कर सकते हो तो फिर आप एपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कर चुके हैं, यहाँ पे करते हैं। वो कहते हैं जी कि A7 जो है वो 1/3 है एंड A10 जो है दैट इज 5/21 ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड A14। तो आप क्या करेंगे, इस सारे डाटा को ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर एपी में। एपी में A7 क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगी, A10 क्या हो जाएगा वो 21/5 हो जाएगा। अब आप पहले A14 फाइंड कर लें एपी में। इसको डी कंप्यूट करने का शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ, ये है 7th टर्म, ये है 10th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस लें, 3 इसके साथ डी लिखें, इक्वल कर दें इनकी वैल्यूज का डिफरेंस, यानी 21/5 - 3। 5 × 3 ये बनता है जी 15, 21 - 15 तो ये आ गया 6/5। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2/5। अब आपने A14 निकालना है तो A10 इसकी नियरेस्ट टर्म है, तो A10 में कितने डी ऐड करें जी कि A14 बन जाए, ये बता चुका हूँ और आपको मैं, 4D। वेरी गुड, और ठीक है जी। तो इसकी जगह आ गया 21/5 + 4D, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये टर्म आ गई 29/5। लेकिन ये 14th टर्म है किसमें एपी में, तो ये जी एचपी में जाके क्या हो जाएगी 5/29। 29। ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर कि एचपी के क्वेश्चन को आपने किस तरह से हैंडल करना। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हार्मोनिक मीन क्या चीज होती है। हार्मोनिक मीन जो है इसका जाती फार्मूला है, ठीक है जी, HM ऑफ ए एंड बी। अगर आपको दो नंबर ए और बी दिए हुए हैं तो इनका हार्मोनिक मीन आप डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं 2AB/A+BC। ये इसका फार्मूला है कि 2AB/A+B आप हार्मोनिक मीन जो है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। पहले इसका एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है उनकी तरफ हम जाएंगे। पहला सिंपल और सादा सा क्वेश्चन ये है जी कि अगर आपको दो नंबर दिए हों और कहा जाए कि इनका हार्मोनिक मीन फाइंड कर दें। लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूं जी -2 और दूसरा नंबर ले लेता हूं 6, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ये होगा 2 × 2 × 6/2 + 6। तो 6 × 2 12, 12 × 2 24/8, तो 3 इनका हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिए जी, अगर वो कहता है कि अल्फा बीटा गैमा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन देयर हार्मोनिक मीन क्या होगा।
तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मीन हम मिडिल नंबर को कहते हैं। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका मिडिल नंबर हार्मोनिक मीन होगी। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो मिडिल नंबर ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर ये हार्मोनिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मिडिल नंबर जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, जरा इनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। सर इसका सर, एक मिनट अरिथमेटिक मीन 1 slide ओवर दिखा बीटा देंगे? हो सकता है नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, या अरिथमेटिक मीन निकालना है? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि उसने ये जनरलाइज्ड बात की है। ठीक है, तो आप इसको, अगर वो कहता है इसका अरिथमेटिक मीन निकालें तो पहले हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, वो बनेगी 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा, 1 ओवर गामा। नाउ यू आर राइट, 1 ओवर बीटा इसकी अरिथमेटिक मीन होगा, लेकिन ये जनरलाइज्ड है। ठीक है, इसलिए जरा केयरफुल रहना है, आपने उसको जनरलाइज्ड को स्पेसिफिक के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है Yeah. जी, क्वेश्चन है जी, वो कहता है कि फाइंड करें, लेट्स से जी 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1 ओवर 4 एंड 1 ओवर 24। आप क्या करेंगे जी? आप कहते हैं जी हार्मोनिक मीन तो हम फाइंड नहीं कर सकते, हम 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 4 एंड 24। ठीक है जी, क्या किया बोला मैंने, रेसिप्रोकल ले लिया ना। 4 इसकी फर्स्ट टर्म है, 24 इसकी सेवंथ टर्म होगी। 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 24 माइनस 4, तो ये आ गया 20। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 20 ओवर 6, या आप कह सकते हैं 10 ओवर 3। तो 4 में जब आप 10 ओवर 3 ऐड करेंगे तो पहला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आएगा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन? 4 प्लस 10 ओवर 3, 12 इन 10, ये हो जाएगा 22 ओवर 3। दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या आएगा जी? 22 ओवर 3 में फिर 10 ओवर 3 ऐड कर दें तो वो बनेगा 32 ओवर 3। ठीक है जी, थर्ड अरिथमेटिक मीन बताइए जी क्या आएगा? 42 ओवर 3। फोर्थ क्या आएगा? 52 ओवर 3। और फिफ्थ क्या आएगा? 62 ओवर 3। ठीक है, लेकिन ये अरिथमेटिक है। इन सब के रेसिप्रोकल ले लें तो ये सारे हार्मोनिक बन जाएंगे, यानी हार्मोनिक मीन ये बनेंगे 3 ओवर 22। ठीक है जी, 3 ओवर 32, 3 ओवर 42, 3 ओवर क्या आएगा जी नेक्स्ट बोलिए? 52, 3 ओवर 62। अब अगर ये चेक करना हो कि आपने इसको सही किया है कि नहीं किया तो अगला नंबर लिख लें। ठीक है, 10 ओवर 3 ऐड करें तो ये बनेगा 3 ओवर 72। तो देखिए 3 ओवर 72 1 ओवर 24 बनता है कि नहीं बनता? इसका मतलब है कि ये 5 आंसर हमने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड किए हैं, सॉरी हार्मोनिक मीन जो फाइंड किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हार्मोनिक मीन को डील करना हो तो उसे अरिथमेटिक बना के हम डील कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखिएगा कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या अगर इन्हें यूं लिखें, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई सी भी दो नंबर के अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। दूसरा की पॉइंट, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक हमेशा अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है, लेकिन अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी अरिथमेटिक सबसे छोटा, ज्योमेट्रिक उससे छोटा, और फिर सॉरी हार्मोनिक सबसे बड़ा हो जाता है अगर नंबर जो है वो क्या हो, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, अब इनको कई डिफरेंट एंगल से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दो नंबर के, मैं कहूँ जी कि दो नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन जो है वो 4 है और उनका अरिथमेटिक मीन 9 ओवर 2 है, तो बताएं उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन है कि ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है ए डॉट एच। तो आप लिखेंगे जी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट एच। ए है 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो ये 2 से कैंसिल, तो ये 18,
तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। ये इन दोनों नंबर्स का, वो जो भी दो नंबर है, नंबर हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड कर लिया। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं? जी सर। ठीक है। चलो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, मैं फिर उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखें, अगर वो आपसे कहे कि इफ A, B, C are in arithmetic progression, तो this means B minus A इक्वल होगा C minus B के, यानी कॉमन डिफरेंस आपने सेम पुट कर देना है। यही बात अगर वो कहे कि A, B, C are in geometric progression, तो आप B को A पे डिवाइड करके पुट कर देंगे C को B से डिवाइड करके, जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर वो कहे कि ए बी सी जो है दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आप इन तीनों का लिखेंगे रेसिप्रोकल और आप कहेंगे दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर उनके ऊपर आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, वो आपसे कहता है जी कि इफ 1/x 1/2x+1 and 1/4x-1 are in harmonic progression, then find x। x फाइंड करें, क्या होगा? अब ये चूंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा जी? x, इसका क्या होगा? 2x+1, थर्ड का 4x-1, एंड दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जो समझ आई बात मैंने जो बिल्कुल ऊपर लिखी थी कि कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दिया। अब ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा x+1, इधर आ जाएगा हमारे पास 4x-1 माइनस 2x-1। चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हुए क्या बनता है, ये बनेगा x+1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x इज 2x, -1 और -1 हो जाएगा -2। ठीक है जी, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है जी। अब ऊपर मैं आंसर लिख रहा हूँ जी, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ ऑप्शन कौन सी ट्रू होगी, x इज 3, x 1/3, x -3, या फिर x -1/3। जी 1/3। 1/3। बस यही इसमें गड़बड़ है इस पूरे क्वेश्चन में। आपने x क्या फाइंड किया? x क्या फाइंड किया है? 3। अरिथमेटिक मीन। तो ये ऊपर जाके 1/3 कैसे हो जाए? हैं? हार्मोनिक। ओके सर, बाकी सब हार्मोनिक में टर्म ने रेसिप्रोकल होना है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म रेसिप्रोकल होती है। ये क्या x हार्मोनिक की टर्म है? नहीं समझी बात? हाँ, x तो आपने एक वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली है, वो इधर भी वही है, वो ऊपर जाके भी वही हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझी बात? आपने तो x फाइंड की है ना बेटा, आपने कोई टर्म नहीं फाइंड की। हाँ, आप इसकी कोई टर्म फाइंड करते, आप कहते ये 20th टर्म है एपी की, वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होनी थी। अल्फा बीटा गैमा एक्स वाई जेड एबीसी ने रेसिप्रोकल नहीं होना ऊपर जाके, वो तो आपने जो कंडीशन फाइंड कर ली है बस वही ठीक है। दैट इज योर आंसर। समझ आई बात की कि नहीं? तो x 3 ही रहेगा। x अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 है, क्योंकि आप फाइंड x कर रहे हैं, आप कोई टर्म नहीं फाइंड कर रहे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मुझे नहीं समझ में? चलो, तो बी केयरफुल, बस इस चीज का ख्याल रखना आप। ठीक है, चलो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये तो हो गया खत्म। एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 16 में और चैप्टर 6 में, उसको डिस्कस करते हैं, और वो है जी कि सिग्मा नोटेशन क्या चीज होती है।
ठीक है, इसको सिग्मा नोटेशन भी कहते हैं या इसको समेशन भी कहते हैं। मैं आपको इसके की पॉइंट बताऊंगा जी, साथ साथ फिर इसके यूजेस देखें। सिग्मा नोटेशन ये होती है जी, यहाँ पे लिखा होता है सिग्मा इस तरह से, यहाँ हम लिखते हैं जी n इज इक्वल टू, यानी n यहाँ से शुरू होगा और एंड पे, यानी यहाँ लेट्स मैं लिख देता हूँ t के यहाँ पे खत्म होगा, और t यहाँ पे मैं n की कोई वैल्यू डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से n स्क्वायर। इसका मतलब आप फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1 स्क्वायर, फिर आप सेकंड वैल्यू लेंगे 2 स्क्वायर, हमेशा 1 का इंक्रीमेंट लगाना है, ये सिग्मा की प्रॉपर्टी है। फिर लिखेंगे 3 स्क्वायर, अप टू सो ऑन। आपने लास्ट नंबर ये ऊपर जो लिमिट लिखी होगी वो लिखना होता है, यानी टी स्क्वायर। अगर टी की जगह 10 लिखा है तो हम लिख देंगे 10 स्क्वायर, टी की जगह 100 लिखा है तो हम लिख देंगे 100 स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वही वैल्यू आप हर नंबर के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इसको हम सिग्मा नोटेशन कहते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है। सिग्मा नोटेशन के 3 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम उस आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। वो आइडेंटिटी ये है जी, जैसे आपकी बुक में लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ लिखा हो k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m। अब इसके ऊपर आपने सिग्मा अप्लाई करना है तो ये n पावर m के इक्वल होता है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जी, ये यूटी के पेपर में अभी तक सिर्फ एक दफा इसका क्वेश्चन आया है जी, k इज इक्वल टू 1 टू 10 k क्यूब माइनस k माइनस 1 क्यूब किसके इक्वल होगा। तो देखें, आप अगर गौर करें तो ये n जो है ये बेस में आएगा, तो यहाँ n की जगह 10 लिखा हुआ है तो हम बेस में 10 लिखेंगे। पावर में ये वाला नंबर आना है ये m, शर्त ये है कि दोनों नंबर सेम होंगे, तो 10 क्यूब, तो इसका आंसर बनेगा 1000। ठीक है, ये इस आइडेंटिटी को यूज करने का मैंने आपको तरीका बताया है। अपनी बुक के पेज नंबर 226 पे देखिएगा, ये आइडेंटिटी मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। सिग्मा का हमारे पास एक और प्रिंसिपल है कि अगर लिखा हो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू, लेट से यहाँ n लिखा है, ठीक है, और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है, k नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर है, लेट से मैं लिखता हूँ कि 1 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, वो यहाँ जो नंबर लिखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 1 ना हो, जैसे k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ 2 लिखा है, तो फिर ये 2 इंटू एन हो जाएगा। समझ आ रही है बात की। और इसी तरह से अगर ये है k इज इक्वल टू 1 टू, लेट्स से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक यहाँ पे लिखा है 40 और यहाँ लिखा है 3, तो इसका आंसर होगा इस 40 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 40, यानी 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो इस नोटेशन को समझ लें कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, कांस्टेंट के लिए। लेकिन अगर इसमें वेरिएबल आ जाए, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ सिर्फ k लिखा हो, इसका मतलब है k की वैल्यू पहले आप 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और लास्ट वैल्यू आप k की लेंगे n। ठीक है जी, और ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसको हम एक और तरह से भी पढ़ते हैं, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि बेसिकली ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को आज दोबारा करते हैं। वो आपसे कहे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर को ऐड करें। ठीक है, तो ये हमने जो फार्मूला पढ़ा है ये यही है कि अगर आपने 1 से लेकर n तक कुछ भी नेचुरल नंबर को ऐड करना हो तो n की जगह वो नेचुरल नंबर पुट कर दें। तो देखिए हमारा आंसर ये आ जाएगा 100 into 101 over 2, this is equal to 50 into 101, this is equal to 50/50। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, इसका सेकंड की पॉइंट देखिए,
सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ k स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब है कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे हम क्या, बेसिकली है ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपने नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर वो आपसे कहे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक नंबर्स को ऐड करें, यानी इस तरह से 1 + 4 + 9 + 16 अप टू 100 तक ऐड करें, तो आपने क्या करना है, आप 10 तक जा रहे हैं ना, तो इस फार्मूला में n की जगह 10 पुट कर दें। ये हो जाएगा 10 × 11 × 21/6। तो 3 2s are 3 7s are 2 5s are, ये हो गया 55 × 7। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लें क्या बनता है। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी देता जा रहा हूँ कि ये फार्मूलाए कैसे वर्क करेंगे। अब देखिए तीसरा फार्मूला है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ आ जाए k क्यूब, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये इक्वल होता है n इंटू n+1/2 और इस सारे का स्क्वायर। और फिजिकली हम इसको कहते हैं कि बेसिकली ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब को ऐड करना हो तो ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, अब इन सारे फार्मूलाए का एक और भी अरे 3 के ऊपर ठीक है? स्क्वायर है जी स्क्वायर है वो, ये सारे स्क्वायर है। नहीं ये तो क्यूब है, ये सारे क्यूब है, ऊपर स्क्वायर है, ये सारा स्क्वायर के लिए, ये क्यूब के लिए। जी सर। ठीक है, चलिए इसका एक और यूज है, वो यूज ये है कि सम टाइम वो आपको एक क्वेश्चन देता है, कहता है कि जी फाइंड सम ऑफ n terms of a series whose general term is, वो आपको कोई भी जनरल टर्म दे सकता है, जैसे ये है 3n² + n+1। ठीक है जी, अब आपने इसकी n टर्म्स का सम डायरेक्टली कैसे कंप्यूट करना है, सिंपल तरीका है, n स्क्वायर की जगह वो स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर दें, यानी 3n × n+1 × 2n+1/6। n की जगह वो n वाला फार्मूला पुट कर दें, यानी n × n+1/2। और 1 को जब आप n टाइम ऐड करेंगे तो ये n बन जाएगा। अगर यहाँ 1 की जगह 4 हो तो यहाँ 4n कर दें, 5 हो तो 5n कर दें, 3 हो तो 3n कर दें। तो समझ आइए बात की कि नहीं? अच्छा, सम टाइम वो ये कहता है जी कि आप इस सीरीज की टी टर्म्स का सम फाइंड करें जिसकी nth टर्म ये है। बताएं आप आंसर में क्या चेंज आएगी? क्यों जी? अगर वो कह दे कि सम ऑफ, हाँ जी n की जगह t कर दें, यानी यही जो आपने ऊपर लिखा है, अब सम ऑफ टी टर्म्स क्या हो जाएगा, n की जगह t कर दें, बस ये हो जाएगा 3t × t+1 × 2t+1/6 प्लस क्या आ जाएगा जी t × t+1/2 प्लस क्या आ जाएगा 4t। समझ आ रही है बात की? अच्छा, ये मैंने आपको जानबूझ के इसलिए करवाया है कि आपकी बुक में उसने इसको एक और एंगल से भी पूछा हुआ है, ना तो उसने n टर्म्स कहा है ना उसने t टर्म्स कहा है, बल्कि उसने कहा है जी कि 2n टर्म्स का सम फाइंड, यानी यही सीरीज देकर उसने पूछा है कि फाइंड करें इसका सम अप टू 2n टर्म्स। तो क्या करेंगे, देखिए यही फार्मूला है, लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है,
आपने हर n की जगह अब क्या लिखते जाना है, 2n। 2n। ठीक है, देखें 3 इंटू क्या आ जाएगा 2n, इंटू n+1 की जगह 2n+1, 2n+1 की जगह क्या हो जाएगा 4n+1 ओवर 6। ठीक है जी, प्लस इस n की जगह क्या आ जाएगा 2n, इस n की जगह क्या आ जाएगा 2n+1 ओवर 2। अब ये n है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2n। ठीक है, तो वो इस 2n को किसी भी नंबर से चेंज कर सकता है, n कह दे, t कह दे, 2n कह दे, जो भी कह दे वो नंबर यहाँ पुट करें और उसका सम फाइंड करें। इज दैट क्लियर जी? लेकिन उसके लिए जी आपको ये फार्मूलाए जो हैं ये सारे याद होने चाहिए। ये जो बेसिक फार्मूलाए हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये फार्मूलाए आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर्स 5 और 6 का टेस्ट अब आप लोगों ने कर लेना है जी। ठीक है जी, ये टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे तो क्या ख्याल है जी, कुछ गिनती पढ़ लेते हैं आज थोड़ी सी, जिनको हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये वैसे तो क्या कह रहे हैं जी? सर आपने कहा गिनती पढ़ लेते हैं, मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल। नहीं नहीं, फैक्टोरियल गिनती नहीं है, गिनती उसके अलावा भी है। ठीक है जी, उसके अलावा भी गिनती बड़ी है। शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए जी, गिनती के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम कहते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रिंसिपल सिखाऊंगा। थोड़ी बहुत गिनती के क्वेश्चन जो है वो पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये, बल्कि ये पहला की पॉइंट है। ये एक लाइन है, ठीक है जी, इसमें 100 पीपल हैं, 100 लोग खड़े हैं। यहाँ पे मिस्टर असलम खड़ा है। ठीक है जी, और उसकी इस लाइन में पोजीशन है 19th। ठीक है जी, यहाँ उसका एक दोस्त जो है बाबर खड़ा है और उसकी पोजीशन जो है वो है 76th पोजीशन। ठीक है जी, पहले तो देखें पहला क्वेश्चन, आप ये बताएंगे कि हाउ मेनी पीपल बिटवीन असलम एंड बाबर। असलम और बाबर के दरमियान कितने लोग खड़े हैं जी? 57। माइनस कर देंगे। 56। अब ये बड़ा, वैसे देखने में तो देखे ना बड़ा आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपने किया है बेसिकली 76 माइनस 19। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। अगर किसी ने इसको 76 में से 19 को माइनस किया है तो ये गलत आंसर है। सुन लें, जब भी वो कहे कि दो नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर आते हैं या कितने लोग आते हैं, तो इसका फार्मूला है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें, जो आंसर आ जाए उसमें से एक नंबर और लेस कर दें। तो एक्चुअली आपका आंसर यहाँ पे आएगा 56। सर दो ठीक है, नहीं करेंगे असलम और बाबर दोनों नहीं के? एक एक पहले ही कर दिया आपने माइनस, ये जब माइनस किया तो एक पहले ही माइनस हो गया, यही तो बता रहा हूँ, दो नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक। अब अगर वो कहे कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम असलम टू बाबर, कि असलम से लेकर बाबर तक कितने लोग हैं। ठीक है, टेक्निकलिटी आपने नोट की है। बिटवीन का मतलब था कि ना असलम को काउंट करना है ना बाबर को। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम असलम टू बाबर, इसका मतलब है असलम को भी काउंट नाम करें, शामिल होगा। बाबर को भी काउंट करें, इनके दरमियान में जो लोग हैं वो भी शामिल करें। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि फ्रॉम वो कहे तो फिर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट और फिर +1 करना। अब आंसर आपका आएगा 58। क्यों जी, बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अगर वो कह दे कि असलम से लेकर बाबर से पहले तक कितने लोग हैं, बिफोर बाबर। ठीक है, फ्रॉम असलम टू बिफोर बाबर, बाबर से पहले तक कितने लोग हैं, यानी अब सिर्फ बाबर को शामिल नहीं करना। ठीक है, फिर क्या करेंगे,
फिर आप सिंपली माइनस करेंगे, कोई -1 या +1 नहीं करेंगे। अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 57 आएगा। यानी बाबर से पहले पहले, असलम से शुरू करना है, बाबर से पहले पहले कितने लोग हैं। अगर एक नंबर को, एक एंड को हमने इंक्लूड ना करना हो, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ माइनस करते हैं, फिर +1 या -1 नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक सादा सा काउंटिंग प्रिंसिपल याद रखिए। याद रहेगा जी काउंटिंग प्रिंसिपल? यस यस ये सर। पहली, ये फर्स्ट टाइप है काउंटिंग प्रिंसिपल्स की। सर ठीक है अगर जी। आफ्टर असलम टू बाबर आ जाए तो भी हम जिसका आखिरी वाले करेंगे ना फिर भी, हाँ जी, तभी हम बिल्कुल एक ऐसे बंदे ही। को निकाल रहे हैं। हाँ, वो आप एक इसको एज अ रूल याद रखें। ये क्वेश्चन ठीक बंदे वाला जरूरी नहीं है क्या आना, ठीक है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बंदे वाला ही आना। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं जी। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है कि वो कहता है कि अगर आप एक काम है, जॉब ए कैन बी कंप्लीटेड, कि आप एक जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं इन p नंबर ऑफ वेज, एंड एक और जॉब है, जॉब बी, दैट कैन बी कंप्लीटेड इन q नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब ए एंड जॉब बी। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब ए और जॉब बी। ठीक है, बज़ाहिर देखने में तो ये एक जैसी चीजें लग रही हैं, लेकिन एंड का मतलब कुछ और है, और का मतलब कुछ और है। एंड का मतलब अगर मल्टीप्लाई। दो जॉब्स के दरमियान एंड आ जाए, ठीक है, एंड का मतलब ये होता है कि ये जॉब्स एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, जरूरी नहीं कि हर दफा एंड आए। आपने याद रखना है कि अगर जॉब्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी या क्वेश्चन में एंड का वर्ड आएगा, तो आपने इनका टोटल जो है वो कैसे कंप्यूट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, और अगर और का वर्ड आ गया या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चले कि एक जॉब दूसरी जॉब से इंडिपेंडेंट है, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपने इनके नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, लेट्स से ये कि ये एक बिग रूम है या हॉल है। ठीक है, इस रूम में एंटर होने के 2 डोर्स हैं, डोर 1 डोर 2। ठीक है, फिर इस हॉल से बाहर जाने के 3 वेज हैं, ए बी सी। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर देन लीव द रूम। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर तो कोई एंड की स्टेटमेंट ही नहीं है, लेकिन देखें, लीव जाहिर है वो करेगा जो एंटर होगा, तो लीव होना डिपेंडेंट। एंटर होने पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ टोटल जो आपका आंसर आएगा कि 2 एंट्रेंस के वेज हैं, 3 एग्जिट के हैं, तो 3 इंटू 2 6 वेज हैं उसके पास कि वो एक पर्सन जो है वो इस रूम में एंटर होके इसको लीव कर सके, यानी बाहर जा सके। समझ आई बात की कि नहीं? सर रिपीट करना। तो ये केस कौन सा केस बनता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। हाँ जी, ये डिपेंडेंट है। अब आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, देखें कैसे। वो डोर 1 से एंटर हो तो उसके पास बाहर जाने के ये 3 वेज हैं। ठीक है, अगर डोर 2 से एंटर हो तो उसके पास बाहर जाने के ये 3 वेज हैं। तो टोटल काउंट कर लें कि कितने वेज हैं उसके पास बाहर जाने के। 6 वेज बन गए ना? यस सर। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चन में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और है तो ऐड कर देंगे, एंड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तौर पे याद रखना है। ठीक है, जिसके बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हम आगे चल के स्टेप बाय स्टेप तो डिस्कस जूनियर मैथ में ऐसे सवाल आते हैं।
ये आपके जो चैप्टर 7 है वो सारा इसी तरह का ही है। सर एक इंडिपेंडेंट की भी एग्जांपल दे दें। इंडिपेंडेंट का सच है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कहीं और आ जाए तो वहां पे वो क्वेश्चन आ जाता है। मेरे पास क्योंकि पर्टिकुलर कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन जो है, थैंक यू सर। बहुत कम है इंडिपेंडेंट के ना, और के साथ जहाँ पे आए। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो हैंडआउट पड़ा है तो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर लूंगा, नहीं तो फिर लेट मी चेक। काउंटिंग प्रिंसिपल, नहीं वो हैंडआउट नहीं है मेरे पास। चले नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा वो हैंडआउट में रखूंगा यहाँ पे, तो आपसे डिस्कस कर लूंगा, बता दूंगा कि और कैसे आता है, लेकिन और यूजुअली बहुत कम यूज होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा एक और चीज यूज होनी है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल याद रखें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का लिया जा सकता है, यानी नेचुरल नंबर का लिया जा सकता है इंक्लूडिंग जीरो। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं एन फैक्टोरियल, या यूं लिखते हैं एन फैक्टोरियल। इसकी डेफिनेशन ये होती है एन फैक्टोरियल की कि पहले आप ये नंबर लिखेंगे, फिर इसमें से एक नंबर कम करेंगे, फिर एक नंबर और कम कर दें, और ऐसा तब तक करते जाएं जब तक आपके पास 1 आ जाए, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 फैक्टोरियल है तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 आ गया, स्टॉप करें, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ ऑथर कहते हैं जी आप यूं भी तो कर सकते हैं कि आप 1 से शुरू करें और 6 तक, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वहां तक सारे नेचुरल नंबर लिख लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल आ जाएगा। वो भी ठीक कहते हैं जी कि 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? चलें जी, अब सर आपने जीरो का कुछ, फैक्टोरियल 1 होता है? जी बिल्कुल, 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल जो है ये भी 1 होता है। ठीक है जी, 2 फैक्टोरियल जो है ये 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 है, सर ये जीरो का किस 5 तरह 1 होता है? फैक्टोरियल 120 होता है। सब्र करें, बताता हूँ, मुझे पता है आपने ये पूछना है, लेकिन अभी पहले चीजें समझ लें फिर आपको समझ आएगी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया जी। चलें, 6 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 720। 7 फैक्टोरियल याद रखें ये होता है 5040। 8 फैक्टोरियल होता है 40320। ठीक है जी। 9 फैक्टोरियल मुझे भूल गया क्या होता है, मसले की बात ही कोई नहीं है। आप किसी नंबर के फैक्टोरियल को जहां चाहे ब्रेक लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 9.8 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा सकते हैं। अगर 8 फैक्टोरियल नहीं याद तो मैं लिखूंगा 9.8.7 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा लें, जो आपको याद है वहां ब्रेक लगा लें। अब 9 इंटू 8 कितना होता है जी? 72। 7 फैक्टोरियल 5040, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 9 फैक्टोरियल आ जाए। क्यों, समझ आ गई बात कि नहीं? Yes, sir. 3628880. ठीक है, जो भी है, मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दे दी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको भूल जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली एक की पॉइंट मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल जो है उसको आप क्या कह रहे हैं जी? आप अभी कहाँ थे थोड़ी देर पहले? आप क्लास में ही हैं? अभी एक जेंटलमैन ने ये क्वेश्चन पूछा है जी, तो मैंने उनको कहा है कि थोड़ा सा सब्र करें, हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है जी, क्योंकि अभी आपको फैक्टोरियल की सारी चीजें नहीं पता, फिर आप पूछेंगे जी ये कैसे हो गया, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अभी पहले इस चीज को समझ लें जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए।
मैं असल में आपको बता ये रहा हूँ कि आप फैक्टोरियल को जहां चाहे ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, इस ब्रेक लगाने से होगा क्या, ये डिस्कस करते हैं। होगा ये कि पहला की पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे कहे, क्वेश्चन ही कर लेते हैं बल्कि, कि 3 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल ऐड करें, तो इसका आंसर हरगिज हरगिज 5 फैक्टोरियल नहीं होगा। फैक्टोरियल में आप फैक्टोरियल को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, फैक्टोरियल में फैक्टोरियल को ऐड नहीं कर सकते। फिर करना क्या है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें 2, इनकी वैल्यूज को ऐड करें, दिस इज राइट। ठीक है जी। सिमिलरली अगर वो आपसे कहे कि 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल, तो दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। फैक्टोरियल जो है ये फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। फिर क्या करें जी, इनकी वैल्यूज लिखें। 3 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 6 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12। सिमिलरली आप माइनस भी नहीं कर सकते। सिमिलरली आप फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं कर सकते। देखिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। क्या कहते हैं आप, इज इट राइट? रॉन्ग नो सर। ये भी गलत है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप 8 फैक्टोरियल लिखें तो वो 40320 बनता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें 4 फैक्टोरियल यानी 24 से, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका ये है कि ये जो आपके पास 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लें। कहाँ तक ब्रेक करें, 4 तक। हाँ जी, इसको 4 फैक्टोरियल पे ब्रेक करेंगे। आप यूँ लिखेंगे 8.7.6.5.4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, फिर ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करने, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। 7 8 आर 56 और 6 5 आर 30, तो कंपैरेटिवली क्विकली आप इसका आंसर जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की जी? यस सर। चलें जी, अब आप बड़े परेशान हो रहे हैं जी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने n फैक्टोरियल को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है जी, बताएं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्या लिखा था जी, बोलते जाएं, n माइनस 3 अप टू। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये सारे ना लिखूं और मैं इसे n-1 पे ब्रेक लगा दूं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर। यस यस सर। ठीक है जी, कर सकते हैं ना? चलिए, Yes. अगर ऐसा कर सकते हैं तो देखिए मैं अब इसको लिख रहा हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलें। n-1 यस सर। इस पे एग्री करते हैं, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। अब n की जगह 1 पुट कर दें, ये आ गया जी 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0. तो हो गया प्रूफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यस सर। यस सर, हो गया। चलो ठीक है जी। तो ये हम वैसे यूजुअली कहते हैं कि दिस इज बाय डेफिनेशन, कि 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर वैल्यू प्लग इन करने से इसकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल की 1 आती है। ठीक है, तो ये हम इसका ये वाला पोर्शन यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल है क्वेश्चंस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टाइल है। और कहीं क्वेश्चन आए ना आए, जीके वाले को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है। वो कहता है जी कि इसको सिंप्लीफाई करें, k फैक्टोरियल ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल, और उसने सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर लिखे होते हैं और उनमें से पूछता है कि ये क्या है। मैं आपको इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपने देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। उस बड़े नंबर को आपने छोटे नंबर के फैक्टोरियल में ब्रेक कर देना।
देखिए k और k-1 में से बड़ा नंबर कौन सा है? k। इसको के ब्रेक के करें, को के इसको, हाँ, इसको हम लिखेंगे k इंटू k-1 फैक्टोरियल ओवर k-1 फैक्टोरियल प्लस इन दोनों में से k+1 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसे लिखेंगे k+1, एक लेस करेंगे तो k फैक्टोरियल आ जाएगा, डोमिनेटर में ऑलरेडी k फैक्टोरियल है। ठीक है जी। अब ये k-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, k फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी आपका आंसर आ गया 2k+1। नहीं समझ आई बात? कि इसी प्रिंसिपल को अक्सर ये, और मैंने कम ही देखा है क्वेश्चन, लेकिन जीके के पेपर में ये हर साल इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है जी। चलें जी, आज का आखिरी क्वेश्चन वो आपसे कह सकता है कि फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ कोई नंबर दे दे आपको, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, ये हमेशा सीरियल में देगा नंबर आप। ठीक है जी, ये याद रखिए, नंबर हमेशा सीरियल में देगा और कहेगा कि इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखिए। आपने करना क्या है, आपने मार्क करना है कि सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। न्यूमरेटर में आपने सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख देना है, डिनोमिनेटर में सबसे छोटे नंबर से एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल लिख देना। ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12.11.10? ये आपकी बुक का क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी? फैक्टोरियल 12 होगा। ओवर क्या आ जाएगा? ओवर 9। 9। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज जी, बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में